वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी साथियों का स्वागत है, जहां पे आप प्रत्येक दिन मॉर्निंग में यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस को कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही है। और आज हम लोग देखने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में लगाई गई थी। उन भू राजस्व व्यवस्था को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, भू और दूसरा है राजस्व। भू मतलब क्या होता है? जमीन। और राजस्व जो टैक्स वसूला जाता है। उस दौर में, उस समय भारत में इंडस्ट्री उस तरीके का डेवलप नहीं था। तो जो भी शासक हुआ करते थे, इससे पहले मुगल जो होते थे, वो भी, उनका भी राजस्व का जो स्रोत होता था, जो जिससे कि राज चलता है, टैक्स का जो सोर्स होता था, वो भू राजस्व होता था, जिसका एक पॉपुलर नाम लगान भी कह सकते हैं आप। लगान ही होता था, जो कि किसानों से लिया जाता था। इसी से राज्य का खर्च चलता था। और हम लोग जानते हैं 1765 के इलाहाबाद की संधि से ही अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिल गया था, यानी अंग्रेजों को भी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल चुका था। तो इस राजस्व को वसूलने के दौरान अंग्रेजों ने परिस्थिति जिस प्रकार से चेंज हुई, जिस प्रकार से बदली, उसी के अनुरूप अलग अलग नीतियां बनाई, अलग अलग भू राजस्व नीति बनाई। और उसका ओवरऑल अगर रिव्यू किया जाए तो पूरे अंग्रेजी शासनकाल में मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था देखने को मिलती है। एक है जमींदारी, दूसरा है रैयतवाड़ी, और तीसरा है महालवाड़ी। तो इन्हीं 3 व्यवस्थाओं को, इन्हीं 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं को हम लोगों को अब पढ़ना है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो देखेंगे जमींदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या क्या प्रोविजंस किए, क्या क्या प्रावधान किए भारत से भू राजस्व वसूलने के लिए। इसका अलग अलग नाम भी आप देखेंगे किताबों में, तो कन्फ्यूज नहीं होना, सबका मतलब एक ही है। इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, या इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जमींदार ही ऑल इन ऑल थे, इसलिए इसका नाम जमींदारी बंदोबस्त है। कहीं का अस्थाई होगा क्योंकि ये परमानेंट फिक्स कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए, और कहीं के इसका नाम इस्तमरारी भी मिलेगा, और कहीं कहीं मालगुजारी भी मिलेगा। तो सबका व्यवस्था एक ही है, नाम अलग अलग है। तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, एक एक चीज़ को इसमें देखेंगे। और जब इस व्यवस्था के बारे में हम लोग जान लेंगे कि इस व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें थी, इसके बाद ये भी डिस्कशन करेंगे इस व्यवस्था को लागू करने के अंग्रेजों के पास के कारण क्या थे, इसका वजह क्या था, इस व्यवस्था को क्यों लागू किया, और इसके बाद इसका परिणाम भी देखेंगे। तो इसको 3 सेक्शन में देखने वाले हम लोग। तो सबसे पहला है कि जमींदारी व्यवस्था से पहले, जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। लेकिन इसके पहले 1790 में सेम यही व्यवस्था थी। 1790 में उस समय क्या था, इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, 10 साल के लिए। बाद में इसे 1793 में अस्थाई कर दिया कॉर्नवालिस ने, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाने लगा। इसके पहले यही सेम व्यवस्था जो भी हम लोग देखने वाले हैं, ये पहले 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। 10 वर्ष के लिए लगान फिक्स कर दिया, इतना देना है सबको। तो अब क्या हो गया कि वो परमानेंट हो गया, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। 1793 से आपसे पूछा जाएगा कि 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के पहले जो भू राजस्व लगान वसूल की व्यवस्था थी, वो कितने साल के लिए फिक्स की गई थी? तो पहले 10 साल के लिए। या तो ये सब भी उल्टा पूछा जा सकता है, 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को कब अस्थाई कर दिया गया? तो 1793 में। और किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया, भूमि का स्वामी अर्थात लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया। पहले जो भी टैक्स दिए जाते थे, अलग अलग जो किसान होते थे अपने अपने क्षेत्रों से देने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन यहाँ पे एक बीच का व्यक्ति आ गया, जमींदार, इसीलिए इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो जमींदार आ गया, यानी लगान जो वसूल के अंग्रेजों को देंगे, वो कौन देंगे? जमींदार। किसान नहीं देंगे, किसानों से लेंगे जमींदार, और जमींदार फिर देंगे अंग्रेज अधिकारी को।
इसके बाद अब हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लें, आखिर जमींदारों से वसूलने की व्यवस्था क्यों की। क्योंकि जब अंग्रेजों ने किसानों से वसूलना प्रारंभ किया था तो कभी क्या होता था, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया, तो कभी कभी उसमें कमी आ जाती थी राजस्व में, और इससे कर्मचारी भी अधिक चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए था, और अंग्रेजों के पास उतना बल उस वक्त नहीं था भारत में। और भारतीय अधिकारी जो वसूलते थे, जैसे कि आप हम लोग देखते हैं मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, इन सबको नियुक्त किया था, तो वो होते थे भारतीय, और वो भारतीय किसानों से वसूलने जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों के पास थोड़ा सहानुभूति दिखा देते थे। मान लीजिए कि देख रहे हैं कि इसके पास बाढ़ से सारा फसल नष्ट हो गया है, अब उससे टैक्स वो कैसे वसूलेगा, तो थोड़ा सहानुभूति कभी कभी हो जाती थी भारतीय अधिकारियों से के साथ किसानों की। इसलिए इसके कारण अंग्रेजों को राजस्व का नुकसान होता था, और श्रम बल की भी आवश्यकता होती थी, उसे भी वेतन देना पड़ता था। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंग्रेज चाहते थे एक परमानेंट फिक्स, हमको फिक्स ही इनकम हो, और उसका फिर हमको उसके लिए कोई टेंशन नहीं हो, फिक्स कर दें इतना हमको टैक्स चाहिए। और इसमें उसको इसीलिए उन्होंने जमींदार को चुना, ताकि जमींदार से उन्होंने बंदोबस्त फिक्स कर लिया, जमींदार के साथ बंदोबस्त फिक्स कर लिया कि आपको इतना राजस्व देना है। तो इससे कंपनी को क्या फायदा हो गया, पहला तो जो मानव श्रम बल था वो उसे नियुक्त नहीं करना पड़ा, राजस्व वसूलने का टेंशन खत्म हो गया, एक फिक्स अमाउंट उसके पास आने लगा ईयरली राजस्व के रूप में। दूसरा, जो जमींदार होते थे ये भारतीय ही होते थे, ये इंडियन ही होते थे, अमीर वर्ग से आते थे, इन जमींदारी की नीलामी होती थी, ये खरीद लेते थे, तो इंडियन होते थे, जिसके कारण इंडियन ही इंडियन से राजस्व वसूलता था। तो अंग्रेजों से जो झड़प होने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई, और उनका आय फिक्स हो गया। सबसे बड़ी बात थी कि आय फिक्स हो गया। जब आपका होता है ना कि हम लोग जब किसी चीज़ का कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं तो चाहते हैं कि कम ही आए, लेकिन मन वो फिक्स आ जाए, वो परमानेंट आए, उससे आपको आगे की के बारे में सोचने में आसानी होती है। वही कंपनी ने किया कि हमको राजस्व वसूलने में समय को क्यों नष्ट करें, क्यों लोगों को नियुक्त करें, और फिर उन लोगों को नियुक्त करें, फिर वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं उसको हटा के फिर दूसरे को नियुक्त करें। ये सारे जो झंझट है इनसे वो मुक्त होना चाहती थी, और एक फिक्स अमाउंट इनकम करना चाहती थी, गेन करना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया। क्यों अपनाया, इसका कारण हम लोग देख चुके। अब एक एक करके देखते हैं इस व्यवस्था में क्या क्या बातें थी। सबसे पहला जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, अब जमींदारों से बंदोबस्त किया जाएगा, किसानों से नहीं, जमींदारों से। क्या होता था, कुछ एरिया है, उस एरिया की जमींदारी के लिए प्रस्ताव निकाला जाता था, और मान लीजिए कि ये इलाका है, उदाहरण के रूप में समझ, ये इलाका है, इसका जो लगान है, इसका एवरेज निकाल लिया जाता था कि यहाँ से कितना लगान आता था, और इसकी जमींदारी, अगर आप जमींदार बनना चाहते हैं तो इसका विज्ञप्ति कर सकते थे, टेंडर समझ सकते, टेंडर निकाला जाता था, टेंडर। और बहुत सारे अमीर जो कि जमींदार बनना चाहते थे वो इस टेंडर में भाग लेते थे, और कहा जाता था कि आपको ईयरली इस एरिया से मान लीजिए कि 50,000 राजस्व आपको देना है, 50,000 राजस्व ईयरली हमको चाहिए, तो अगर आप तैयार हैं तो आपको जमींदारी मिल जाएगी। और इस तरह जमींदारी उसे मिल जाती थी, और एक फिक्स, अब कंपनी को कितना मिलेगा, उदाहरण के रूप में कि 50,000 फिक्स हो गया, कौन देगा, ये टेंडर जो जमींदार लेगा वो जमींदार देगा 50,000। लेकिन अब क्या हो गया, जमींदार किसानों से कितना लेगा, कम लेगा या ज्यादा लेगा, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं था। यही हम लोग देखेंगे इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी बनती है। जमींदारों से तो फिक्स कर दिया कि उस आपको 50,000 वसूलना है इस एरिया से, इसके बाद इस 50,000 में से कुछ हिस्सा जमींदारों को भी देना था, वो भी डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खामी थी, आप यहीं पे ध्यान रखें कि जमींदार किसानों से क्या रेट पे लेगा, कितना वसूलेगा। अगर उसको 50,000 देना है, राजस्व वसूलना है, तो उसके बदले वो 60,000 भी वसूल लेता था, कभी 70,000 भी वसूल लेता था। तो इससे क्या हो गया, कंपनी का आय तो फिक्स हो गया, लेकिन बीच में जमींदारों की आय में काफी वृद्धि हो गई, और दूसरा एक शोषक वर्ग के रूप में जमींदार का उदय हो गया,
और तीसरा कह सकते हैं कि किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर आता है कि यहाँ पे राजस्व वसूलने के लिए बंदोबस्त किया गया जमींदारों से, और राजस्व देने के लिए उत्तरदायी कौन था? जमींदार। ठीक है, आगे देखते हैं। जो राजस्व वसूला जाता था उसका 10/11 भाग, 10/11 भाग सरकार को जमा करना होता था, और शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया। यानी अगर वो 100 रुपया वसूल करता है तो लगभग 89, इसको अगर देखा जाए तो परसेंटेज में लगभग 90 समझ सकते हैं इसको, 90, लगभग 90 के आसपास, 90 के आसपास वो सरकार को देगी, कंपनी को देगी, और 11% के लगभग या 10% के लगभग वो रखेगी कौन? जमींदार। जमींदारों को उसका जो कह सकते हैं कि वसूली का जो चार्ज है वो दिया जाएगा। 10/11 भाग किसको? कंपनी को, और 1/11 भाग उसमें से जमींदारों के लिए फिक्स किया गया। अब देखिए इस व्यवस्था का सबसे बड़ा खामी क्या होगी? इस व्यवस्था का जो सबसे बड़ा खामी था या कमजोरी था वो यह था कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करे, जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला। यहाँ जमींदारों का कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले हो गया, सरकार को नहीं, और इसका परिणाम हुआ जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर किसी एरिया का राजस्व फिक्स कर दिया है, मान लीजिए 50,000, तो उसमें से उसका 10/11 भाग कंपनी को चला गया, 1/11 भाग जमींदार को मिल गया। लेकिन जमींदार क्या करते थे? इस तरह रेट फिक्स करते थे और ज़्यादा टैक्स लेते थे किसानों से, जिसके कारण उसकी आय 50,000 से काफ़ी ज़्यादा रहती थी, ऊपर से ये उसे भी मिल जाता था अपना हिस्सा। तो इस तरह जमींदारों का लालच बढ़ते गया और उन्होंने क्या किया? किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया, और किसानों का अंततः बहुत शोषण हुआ। लेकिन यहाँ एक अन्य बात ये भी थी, दूसरी तरफ हम लोग जब जमींदारों की फायदा की बात करते हैं तो जमींदार भी भारतीय थे, लेकिन कभी कभी सब जमींदार तो एक जैसे होते नहीं थे, सभी इंसान एक जैसे होते नहीं, कुछ थोड़ा इमोशनल होते हैं, भावनात्मक रूप से बह जाते हैं लोगों के दुख में, उसे भी दुख फीलिंग आने लगता है। तो ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी जमींदार मिले। तो उन्होंने क्या किया? वैसे जमींदार जो थे, जब वो किसानों के पास जाते थे राजस्व वसूली के लिए, तो किसान अपनी अलग रोना रोते थे, देखिए इस बार सुखाड़ आ गया है, बाढ़ आ गया है, हमारी फसल नष्ट हो गई है, हम कैसे टैक्स दे पाएंगे? तो कोई कम भी देता था, तो जो जमींदार उस टाइप का था वो ले भी लेता था। कभी बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं, कभी कुछ लोग बिल्कुल शून्य कर देते थे कोई किसान, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाती थी, खाने के सामान उसके पास नहीं होते थे, तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? तो इन सब चीज़ों के कारण कुछ कुछ जमींदारों के पास ऐसी स्थिति आई कि वो जो नियत, जो फिक्स था, जो फिक्स बंदोबस्त किया गया था, कि अस्थायी बंदोबस्त किया गया था कि आपको जो टैक्स देना था, फिक्स टैक्स, वो देने में असफल होने लगे। और जब वो असफल होने लगे तो एक नया नियम लाया अंग्रेजों ने, नया नियम लाया 1794 में। इसी बंदोबस्त के विनियम 14, इनका यानी जो धारा 14 था 1797 का स्थायी बंदोबस्त के, उसमें एक नियम लागू कर दिया जिसे कहते हैं सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम का मतलब था, अगर कोई जमींदार, एक जो उसका डेडलाइन मिलता था, इतना तारीख तक आपको टैक्स जमा कर देना है। कोई जमींदार अगर उसे हर एक डेट दिया जाता था कि आपको मान लीजिए कि प्रत्येक महीना के 1 तारीख को आपको जो आप नियत फिक्स किया गया है, जो अस्थायी बंदोबस्त किया गया है, जितना राजस्व का जमींदारों के साथ, वो आपको जमा कर देना है प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल के 1 जनवरी को कर देना है। तो अगर कोई जमींदार असफल हो जाता था इसे देने में, असफल हो जाता था कब? उस दिन के सूर्यास्त तक, इसलिए इसको सूर्यास्त का नियम कहता है। अगर सूरज डूब गया और तब तक अगर जमींदार जमा नहीं कर पाया कंपनी का हिस्सा कंपनी के खजाने में, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, यानी जमींदारी की फिर से बोली लगती थी। अब नए नए जमींदार आते थे और वो फिर जमींदारी उससे खरीद लेते थे। इससे क्या होता था? जो जमींदारों की भी स्थिति थी, कुछ जमींदारों की वो भी खराब हो गई, यानी जो उनके इनकम का बहुत बड़ा स्रोत था वो उसके हाथ से निकल गया।
इसलिए सूर्यास्त का नियम किस पर था? जमींदारों पर। आपको याद रखना है 1793 के 21 धारा के तहत 14 विनिमय 14 के तहत सूर्यास्त का नियम कब लागू किया? 1794 में। और सूर्यास्त का नियम किसके लिए था? जमींदारों के लिए, किसानों के लिए नहीं। अगर जो डेडलाइन था, डेट था, सूर्य उस डेट को अगर राजस्व नहीं जमींदार दे पाते थे, जो फिक्स राजस्व किया गया था जमींदार के साथ, तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी, फिर बोली लगती थी और जो आगे आते थे फिर जमींदारी उसे मिल जाती थी। अगर वो भी असफल होते थे तो फिर उसकी जमींदारी ले ली जाती थी और नीलाम कर दी जाती थी। इससे अंग्रेजों को इनकम हुआ। पहला तो नीलामी में उसे जो बोली में जो पैसा मिला वो तो फिक्स हो गया, फिर 2 महीना के बाद फिर नीलामी लगेगी अगर वो असफल हो गए, तो अंग्रेज भी इसका फायदा उठाने लगे और जमींदारों को टॉर्चर करने लगे। जमींदारों पर एक तरह से दबाव बढ़ गया और जमींदार इसी दबाव के चलते ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शोषण करने लगे, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर था। उसको पता था अगर हम इस डेट तक राजस्व जमा नहीं करेंगे तो हमारा जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाएगी और उसके पास इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत बंद हो जाएगा। इसीलिए जमींदार भी बहुत बड़े शोषक वर्ग के रूप में उभरे और उन्होंने खूब शोषण किया। और किसानों का जो भी था उनके प्रति कि बाढ़ आया है या तो सुखाड़ आया है, उनका फसल नष्ट हो गया है, किसी भी कारण वो अब सुनने नहीं लगे, क्योंकि उसे अपने पे आन पड़ी थी। अपने जमींदारी को बचाने का एक चैलेंज हो गया था ये सूर्यास्त के नियम के माध्यम से। तो एक तरह से देखते हैं अंग्रेजों ने दोनों पे एक ही तीर से 2 निशान कर दिए। पहला जमींदार पर भी निशाना लगा लिया इसके माध्यम से, अब जमींदार पे प्रेशर आ गया, टैक्स वसूलना ही वसूलना है। और दूसरा, अब ये जमींदार किसानों पर प्रेशर बनाने लगे कि आपको टैक्स देना ही देना होगा, अगर आप नहीं देंगे तो हमारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। और एक तरह से ये शोषण का पर्याय बन चुका अस्थायी जमींदारी व्यवस्था। अब देखते हैं इस व्यवस्था का कहाँ कहाँ विस्तार हुआ। ये पूछा जाता है अक्सर, यह व्यवस्था कितने क्षेत्रों में थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूरे अच्छे तरीके से था। इसके बाद यूपी के बनारस के कुछ भागों में और उत्तरी कर्नाटक। आप याद रखेंगे इन एरियाज में इस अस्थाई बंदोबस्त का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। और देखा जाए ओवरऑल पूरे भारत में कितने क्षेत्रों पर यह बंदोबस्त लागू हुआ था, जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त, तो 19% भागों पर यह लागू था। अब देख लेते हैं इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या इसका प्रभाव होता है। सबसे पहला क्या होता है, 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालयों की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते थे। किसान अब कृषक दास में बदलने लगे। देखिए 1794 में हम लोग देख चुके हैं, 1794 में सूर्यास्त का नियम आ जाता है। सूर्यास्त के नियम को लागू करने के बाद जमींदार जब किसानों के पास जाते थे कि नहीं हमारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी, आपको टैक्स देना ही देना है, लेकिन कह सकते हैं कि जमींदार जब जाते थे किसानों की ऐसी स्थिति देखते थे उसके पास कुछ है ही नहीं, खाने को 2 जून की रोटी नहीं है, तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं, तो आखिर वो टैक्स देते कहाँ से? तो जब ऐसी व्यवस्था देख के जमींदार आता था तो उन्होंने कंपनी से अनुरोध किया, हम क्या करें, किस प्रकार से वसूलें? अब वो तो बिल्कुल अक्षम है, देने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उन्हें क्या किया जाए? तो अब एक नया 1812 में उसमें अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में संशोधन कर दिया और जमींदारों को ये पावर दे दिया गया, अगर कोई किसान आपको लगान न दे पा रहा हो, लगान न दे पा रहा, तो क्या करना है, अब आप उसके जमीन को ही जब्त कर सकते हैं, जमीन को, वो भी बिना न्यायालय के परमिशन की, बिना न्यायालय के परमिशन के जमीन को जब्त कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब तो जिस प्रकार सूर्यास्त के नियम से जमींदारों की जमींदारी जा रही थी, अगर वो फिक्स डेट को टैक्स नहीं जमा कर पाते थे, तो अब दूसरी बात हो गई क्या, किसानों का जमीन भी जाने लगा। अगर वो टैक्स अब जमींदार को नहीं दे पाते थे, अब किसानों का जमीन भी जाने लगा, यानी प्रेशर दोनों पे था। जमीन अगर किसान नहीं देंगे तो उसकी जमीन चली जाएगी और जमींदार टैक्स नहीं देंगे उसकी जमींदारी चली जाएगी, यानी अब जो कह सकते हैं खतरे की घंटी दोनों पे डाल दी गई। अब दोनों ही परेशान,
और इसी में हम लोग देखेंगे अब क्या होगा, कृषक दास में बदलने लगे, क्योंकि उसे टैक्स देना था और वो टैक्स जब नहीं दे पाते थे तो क्या उसकी ज़मीन चली जाएगी, और ज़मीन एक बार चला गया समझ लीजिए कि परमानेंटली उनका जो भी अगला साल इनकम होता खेती से वो बंद हो जाता। अब वो क्या बनेंगे, अंत में कृषक दास बन जाते हैं, वो किसी दूसरे के अंतर्गत खेती करने लगते हैं, मजदूर बन जाते हैं और काम करने लगे। जो कि कल तक किसान था, अपने ज़मीन का मालिक था, अब वो दूसरे के ज़मीन में एक मजदूर के रूप में काम करता है और कृषक दास के रूप में उसका एक नया वर्ग का उदय होता है, कृषक दास। बिल्कुल क्लियर है। अब सूर्यास्त का जो नियम था इसका भी इम्पैक्ट देखते हैं। सूर्यास्त के नियम से अगर फिक्स डेट के सूर्य के अस्त होने तक अगर वो टैक्स जमींदार नहीं दे पाते थे तो उसे ही सूर्यास्त का नियम कहते थे। और इसके तहत जब किसी जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी तो एक तरह से ये देखा गया कि इस जमींदारी में जो भाग लेते थे बड़े बड़े व्यापारी, साहूकार, वो लोग जमींदार बन गए, जमींदारों की जमीन लेकर जमींदार बन गए। लेकिन वो रहते कहाँ थे, शहरों में। मान लीजिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री वाला है, उद्योगपति है, वो भी जमींदारों की नीलामी में भाग लेने लगे, क्योंकि ये एक इनकम का स्रोत बन गया था उस दौर में और इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा था। इसीलिए शहर के व्यापारी वर्ग, साहूकार वर्ग आकर जमींदारी की नीलामी में भाग लेने लगे और जमींदार बन गए। और ये क्या करते थे, अपने नुमाइंदे नियुक्त करते थे, अपने स्टाफ को नियुक्त कर देते, स्टाफ को कि आपको यहाँ पे लगान वसूलना है, और वो आराम से शहरों में मस्त जीवन जीते थे, अपना करना है उसको करते थे। यानी जो शोषक वर्ग था वहाँ पे और एक चैन बन गया बीच में। अब ऐसे लोग आ गए, व्यापारी लोग, साहूकार लोग, शहरों में रहने वाले उद्योगपति, जिसे कि खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो वही होता है, एक अनुपस्थित या दूरवासी जमींदार का उदय हुआ, जो यहाँ पे रहते नहीं थे। जो पहले के जमींदार होते थे वो गांव में ही रहते थे, आसपास के क्षेत्रों के ही होते थे, जिसके कारण किसानों से उसे पर्सनल जो कहते हैं ना अटैचमेंट था, व्यक्तिगत सहानुभूति थी। जमींदार तो थे ही लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी रहता था। लेकिन अब ये दूर दराज के लोग यहाँ आने लगे और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है पूंजी इन्वेस्ट करके अधिक से अधिक कमाना। जमींदारी ले लो और टैक्स वसूलो और दूर में रह के मस्ती करो। तो ये अनुपस्थित और दुर्वासी जमींदार का उदय हुआ और इससे शोषण और बढ़ा, क्योंकि यह आत्मिक रूप से, आंतरिक रूप से जो गांव के किसान भाई थे उसके साथ इनका लगाव नहीं था। इनका बस प्रोफेशनल लुक था। ये बस इन्होंने टेंडर डाला, जमींदारी मिला, स्टाफ नियुक्त किए और अपने घर को चले गए जहाँ के थे वो, और सिर्फ यहाँ बीच बीच में अपने स्टाफ से माध्यम से टैक्स वसूला कि नहीं, बस उसको उस हिसाब से देखते थे। तो इस तरह शोषण और ज़्यादा किसानों का बढ़ा। अगला इसका प्रभाव है अस्थायी होने के कारण। बिल्कुल फिक्स था कि हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, लाइफ टाइम। अस्थायी होने के कारण कृषि की अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद दरों में परिवर्तन नहीं किया गया। सरकार को भी हानि हुई, बिल्कुल इससे सरकार को भी हानि हुई, कंपनी को भी हानि हुई, क्योंकि आप परमानेंट कर देते हैं। अगर इस बार फसल की उत्पादन कम होती है तो कम भी मिल सकता था। अब जब ज़्यादा हो गया तो उसमें ज़्यादा भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, फिक्स कर दिया था। इससे पहला तो किसानों को लॉस हो रहा था। अगर वो अनुकूल रहा तो ठीक है, पानी अच्छा से पड़ा, कोई प्रकार का प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो किसान टैक्स दे देते थे, अनुकूल रही। लेकिन अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, सुखाड़ आ गई, है ना, तो कोई बीमारी फैल गया फसलों में, उस स्थिति में किसान यहाँ पे देने में असफल रहते थे। प्रतिकूल परिस्थिति में किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, लेकिन उसे एक भी नहीं सुना जाता था और उसे टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इससे किसानों को भी बहुत बुरा लगता था, उनके साथ बहुत शोषण होता था। तो किसान भी परेशान थे और कंपनी की को भी देखा जाए दूसरी तो हानि हुई। तो असली जो फायदा हुआ, असली जो मलाई खाया, कह सकते हैं जमींदार। यहाँ जमींदारों का ही ज़्यादा बल्ले बल्ले हुआ, जो इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कमी है, खामी है। अगला क्या प्रभाव हुआ, अंग्रेजों को जो लाभ हुआ सबसे बड़ा, उसे हम लोग देखते हैं। लाभ यह हुआ
उन्हें अस्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई। यानी अनुकूल परिस्थिति रहे, प्रतिकूल रहे, बाढ़ आए, सुखाड़ आए, कोई मतलब नहीं, उसका इनकम फिक्स हो गया। जिसका प्रयोग उन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार में किया और स्थिरीकरण में किया। कृषि व्यवस्था में निवेश या ध्यान न देकर सारा ध्यान व्यापार की उन्नति में लगा है। उन्हें यहाँ से जो लाभ हुआ, कृषि से ही लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने इस अस्थायी जो इनकम हुआ, फिक्स प्रॉफिट जो हुआ, इसका उन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार में लगाया, ताकि साम्राज्य उसका फिक्स रहे, स्थिरीकरण रहे, परमानेंट रहे। लेकिन उन्हें कृषि में निवेश पर ध्यान नहीं दिया कि कृषि का किस प्रकार उन्नति होगा, कृषि का किस प्रकार प्रगति होगा, किसान किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन कर पाएंगे, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, उर्वरक की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा ध्यान क्या दिया, साम्राज्य विस्तार पर। तो किस सबसे ज़्यादा लाभ जो अंग्रेजों को हुआ, उसे एक फिक्स इनकम हो गया कि इतना यहाँ से राजस्व मुझे आएगा। अंग्रेजों को सबसे बड़ा लाभ यही हुआ। दूसरा है, इसका प्रभाव हम देख सकते हैं, अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र मिल गया, जो दिल से चाहता था अंग्रेज यहाँ बना रहे। इसलिए 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बिल्कुल। अब एक जमींदार जो था, जमींदार को पैदा किसने किया, अंग्रेजों ने। और जमींदारों की का इनकम तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, कितना उसका इनकम था, और इसका इनकम किस पर डिपेंड था, अंग्रेजों के साथ मित्रता बने रहने में। तो इसीलिए ये चाहते थे अंग्रेज यहाँ पे बने रहें, और एक तरह से अंग्रेजों के सहायक के रूप में ये अंग्रेजों के साथ बनकर खड़े रहे। और इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, 1857 का जो महाविद्रोह हुआ, उसमें जमींदार वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और इसीलिए विद्रोह असफल भी हुआ। विद्रोह को दबाने में अंग्रेज इन्हीं जमींदारों के माध्यम से सफल भी रहे। तो हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, क्या इसके प्रोविजन थे और क्या इससे क्यों इसे लागू किया गया, और कि इससे क्या क्या लाभ हुए या क्या क्या हानियां हुई, और किस किस वर्ग को लाभ हुआ, किस वर्ग को हानि हुआ। अब दो बहुत ही यहाँ पे कुछ लोगों का कथन है, इसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि दो बहुत बड़े भारतीय महापुरुष हुए हैं, जो कि आर.सी. दत्त और दूसरा राजा राम मोहन राय। ये लोग अस्थाई बंदोबस्त के समर्थक थे। आपसे पूछा जा सकता है, भारत के दो महापुरुष जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी, सरकार को लिखा था पूरे भारत में लागू कर दी जानी चाहिए, तो किसने था, आर.सी. दत्त और राजा राम मोहन राय। इन्होंने अपने विचार से उसे सोचा, हर व्यवस्था की कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने रखा था। तो आपको याद रखना, आर.सी. दत्त और राजा राम मोहन राय ने इस व्यवस्था का समर्थन किया था। इस व्यवस्था के जांच के लिए बाद में बहुत आगे 1945 में इस व्यवस्था में क्या क्या जांच, क्या क्या कमी है या किस प्रकार के जांच के लिए एक कमीशन बनाया था, जिसे कहते हैं फ्लाउड कमीशन। रिपोर्ट में कहा गया इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं। इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। आपसे पूछा जाएगा, फ्लाउड कमीशन की नियुक्ति कब की गई, 1945 में। इसकी नियुक्ति किस लगान व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था को की जांच के लिए की गई थी, तो वो अस्थायी बंदोबस्त का। अब एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, इससे कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, जमींदारी व्यवस्था को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो अस्थाई, स्तंभरारी, मालगुजारी, कोई भी ऑप्शन में आपका रह सकता है। तो आपको चारों नाम को याद रखना है, चारों एक ही व्यवस्था का नाम है। आपसे पूछा जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त के पहले भू राजस्व बंदोबस्त कितने साल के लिए फिक्स किया गया था, तो 10 साल के लिए। 10 वर्षीय व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो 1790 में। 10 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को कब अस्थायी कर दिया गया, 1793 में। 10 वर्षीय व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त में किसने बदल दिया, कॉर्नवालिस ने। आपसे ये भी पूछा जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त में कुल वसूले गए राजस्व का कितना भाग कंपनी के खजाने में जमा करना पड़ता था, 10/11। वसूले गए राजस्व का कितना भाग जमींदारों के पास रहता था, 1/11।
अगर इसे परसेंटेज में करना होगा तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 90 के आसपास यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका 10 के आसपास आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आएगा। इसके बाद आपको ये पूछेगा सूर्यास्त का नियम किस बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। सूर्यास्त का नियम किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो अस्थायी बंदोबस्त। सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया, 1794 में। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के किस धारा के तहत सूर्यास्त के नियम को लागू किया गया, तो विनियम 14 के तहत। अस्थायी बंदोबस्त में लगान वसूलने की जिम्मेदारी किस पर रहती थी, तो जमींदारों पर। अस्थायी बंदोबस्त के तहत सूर्यास्त का नियम किसके लिए लाया गया था, तो जमींदारों के लिए। अस्थायी बंदोबस्त भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भागों पर लागू था, तो 19%। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू था, इन क्षेत्रों को बिल्कुल रट जाना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक। आपका अब प्रभाव में हम कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कब से अस्थायी बंदोबस्त में कब से ये जमींदारों को अधिकार दे दिया गया कि वह किसानों की जमीन बिना न्यायालय की अनुमति से भी जब्त कर सकते थे, तो 1812 में। किस नियम के तहत जमींदारों की को जो लगान वसूलने की व्यवस्था थी वहां व्यापारी और साहूकार वर्ग का प्रवेश हो गया, तो सूर्यास्त के नियम से, क्योंकि यहां जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। आपसे इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि इस व्यवस्था से कंपनी को क्या लाभ हुआ। कंपनी को सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ, अस्थायी रूप से इनकम आने लगा, फिक्स इनकम आने लगा। आपसे ये पूछा सकता है अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त से सबसे ज़्यादा लाभ किसे हुआ, तो जमींदार को, सबसे ज़्यादा लाभ जमींदार को हुआ। ये पूछा जाएगा किन दो भारतीय महापुरुषों ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया और इसे पूरे भारत में लागू करने का प्रस्ताव दिया, आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय। फ्लाउड कमीशन का संबंध किस बंदोबस्त व्यवस्था से था, तो अस्थायी बंदोबस्त। फ्लाउड कमीशन कब लाया गया, 1945 में। तो ये प्रश्न बन सकते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कल हम लोग देखेंगे दूसरी जो व्यवस्था थी लगान वसूली की या भू राजस्व वसूली की, जिसको हम लोग रैयतवाड़ी कहते हैं। कल की क्लास हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक लगा होगा और आपको निश्चय ही बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत ही आपके ज्ञान को वर्धित करने का काम करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक दिन अगर आप इस तरह का यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने तैयारी को धारदार बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से बेहिचक जुड़ जाएं और चैनल को आज और अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं प्रत्येक दिन जब भी वीडियो अपलोड करूं, जब नहीं फिक्स टाइम है मॉर्निंग 9 AM को तक वीडियो आपको लास्ट मिल ही जाएगी। तो आपको हर दिन वीडियो प्राप्त हो जाएगी और आप बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी कर पाएंगे यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री के लिए। Thank you for watching this video and connecting with Exam Fighter number 1.